पॉइंट्स देखते हैं उसका इंट्रोडक्शन। क्यों? द डीएनए मॉलिक्यूल रेगुलेट एंड कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। ओके, अभी सेल में जो मेन सबकी एक्टिविटी कैरी करता है वो जो है वो डीएनए होता है, क्योंकि उसके पास पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहती है कि उसको क्या क्या करना है, कौन कौन से प्रोटीन्स बनाने हैं, वो सब। ओके, देन सेकेंड है when cell reproduces the DNA also should duplicate itself। ओके, अगर समझो हमें कहीं पे चोट आ गई है या फिर कहीं के सेल्स डैमेज्ड हैं या फिर न्यूली फॉर्म भी करने होते हैं सेल्स, रोज ही फॉर्म होते हैं। ओके, तो उस टाइम पे क्या होता है, जब सेल रिप्रोड्यूस करना होता है तो उस टाइम पे डीएनए मतलब जेनेटिक मटेरियल भी रिप्रोड्यूस करना पड़ता है, क्योंकि अगर एक सेल से दूसरा सेल बन रहा है तो उसमें भी डीएनए होना चाहिए, जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। ओके, तो इसलिए ये डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस है, क्योंकि डीएनए उसके खुद के कॉपीज बनाती है उसके डॉटर सेल को देने के लिए। अभी एक सेल में जेनेटिक इंफॉर्मेशन है मतलब डीएनए है, तो वो दूसरे सेल में डालने के लिए ऑब्वियसली कोई तो प्रोसेस चाहिए होगी, तो वो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन दूसरे सेल में जाती है, इसकी जो प्रोसेस है ये डीएनए रेप्लिकेशन है। इसमें डीएनए अपनी खुद की कॉपीज बनाता है और वो कॉपीज को डॉटर सेल को दे देता है, मतलब दूसरी सेल जो रिप्रोड्यूस हुई है। ओके ओके, second point. Then third point, as a carrier of genetic information the DNA has to perform the two important functions। okay, अभी genetic information वो carry करता है, तो इसके अभी दो functions देखते हैं क्या होंगे। ओके ओके, तो ये है उसके टू फंक्शंस, दोनों दिख रहे हैं आपको? यस मैम। ओके, तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट प्रोसेस है ये हेटेरोकैटालाइटिक फंक्शन है, इसका देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। व्हेन डीएनए डायरेक्ट्स द सिंथेसिस ऑफ केमिकल मॉलिक्यूल्स अदर देन इटसेल्फ, मतलब रेप्लिकेशन में कैसा होता है, डीएनए खुद के कॉपीज बनाता है, राइट? तो अभी हेटेरोकैटालाइटिक फंक्शन में क्या होगा, डीएनए कोई अदर केमिकल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो वो जो प्रोसेस होती है उसको हेटेरोकैटालाइटिक फंक्शन बोलते हैं, मतलब वो उसमें खुद की कॉपीज नहीं बनाता है। मतलब फॉर एग्जांपल सिंथेसिस ऑफ आरएनए लिखा हुआ है यहाँ पे, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो उसमें ये दो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस पार्ट लेती है। ओके, तो ये डीएनए एक प्रोटीन बनाता है तो उस टाइम पे होता है, बट डीएनए उस टाइम पे डीएनए की कॉपीज नहीं बनाता, इसलिए उसको हेटेरोकैटालाइटिक फंक्शंस बोलते हैं। अभी सेकेंड देखते हैं, ये सेकेंड वाला जो है वो ऑटोकैटालाइटिक फंक्शन है। ओके, यहाँ पे ओमिशन है, हाँ इग्नोर कर देना उसको। अभी देखते हैं इसका, when DNA directs the synthesis of DNA itself, then such a function of DNA is called as a autocatalytic function। अभी यहाँ पे क्या होता है, डीएनए जो वो डायरेक्टली खुद का सिंथेसिस करता है, मतलब डीएनए उसके ओन कॉपीज बनाता है, तो इसको इसलिए ऑटोकैटालिटिक फंक्शन बोलते हैं। बस इतना ही है इसमें, ये दो टाइप्स हैं जिसमें हेटेरोकैटालाइटिक में वो अदर केमिकल मॉलिक्यूल्स बनाता है और ऑटोकैटालाइटिक में वो खुद को ही मतलब अलग से उसकी कॉपीज बनाता है, तो इसको ऑटोकैटालाइटिक फंक्शन बोलते हैं। अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो ऑटोकैटालाइटिक फंक्शन में ही आएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन देख रहे हैं जहाँ पे हम लोग को डीएनए के उसके खुद को कॉपीज बनाने हैं। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। अभी ये देखो, ये थोड़े बहुत टाइप्स हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे कैसे होता है। ओके, तो इसमें तीन मेथड्स है। फर्स्ट वन विल बी सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, सेकेंड वन विल बी कंजर्वेटिव, थर्ड वन विल बी डिस्पर्सिव। ओके, तो यहाँ पे जो तीन मेथड्स है, सब अभी हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन में जो मेनली देखने वाले ये मेथड है, ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। ओके, तो ये हम लोग इंफॉर्मेशन के लिए बस याद रखेंगे, तो ये सेमी कंजर्वेटिव में बाद में एक्सप्लेन करेंगे, फर्स्टली ये दो एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, तो अगर डीएनए को कॉपीज बनानी है तो ऑब्वियसली उसका जो डीएनए का स्ट्रैंड है उसके सामने जो उसके न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो सारे उसको अच्छे से कॉपी करने पड़ेंगे। मतलब कॉपी मतलब क्या, उसके सामने आएगा उसका एक अलग से स्ट्रैंड सामने कॉपी होना चाहिए। तो उसके लिए ये कंजर्वेटिव मॉडल जो है यहाँ पे दिख रहा है, ये पेरेंटल डीएनए, मतलब वो सेल जो अभी रिप्रोड्यूस करने वाली है दूसरी सेल। ओके, मतलब यहाँ पे ये पेरेंटल डीएनए मतलब क्या है, जो सेल रिप्रोड्यूस करने वाली है उसके अंदर जो डीएनए है, तो ये पेरेंटल हुआ। ओके, क्योंकि ये खुद से प्रोड्यूस करने वाला है बाद में। तो इसमें आगे जाके ये दो आते हैं
जो कि इसके जनरेशन में आएंगे। कंजर्वेटिव मॉडल में क्या होता है, पैरेंटल एक होता है और उसके आगे जो रेप्लिकेट हुआ है या फिर कॉम्प्लीमेंट्री उसका जो कॉपी डीएनए है वो उसके आगे होगा। और इसमें क्या होता है कि पैरेंटल डीएनए अलग बनता है और एक सेपरेट उसका क्या बोलते हैं उसको, जनरेशन का जो डीएनए आगे का होता है वो अलग बनता है। ओके और डिस्पर्सिव मेथड में क्या होता है, सेम प्रोसेस है बट पैरेंटियल डीएनए और ये जो न्यू डीएनए है वो फॉर्म होते वक्त मिक्स हो जाते हैं। यहाँ पे ये दिखाया है कि ये ब्लू बैंड और ये पर्पल कलर के हैं, ये जो मिक्स हो गए हैं। इसका मतलब यहाँ पे कंजर्वेटिव में दो अलग अलग सेपरेट होते हैं और यहाँ पे जो है वो मिक्स हो गए। ओके तो ये दोनों सिर्फ हमें याद रखने हैं। अभी हम लोग जो देखने वाले हैं वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है। ठीक है तो इसमें क्या होता है, इसमें पेरेंटल डीएनए होगा यहाँ पे। ठीक है तो उसके सामने जो डीएनए फॉर्म होगा वो लाइक एक स्ट्रैंड पेरेंट का होगा और दूसरा स्ट्रैंड जो होगा वो न्यू डीएनए का होगा। ठीक है जो कि रेप्लिकेट हुआ है। इतना यहाँ तक समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे एक पेरेंटल डीएनए ये देखो ब्लू लाइन में है और ये जो है ये पर्पल डीएनए जो है ये न्यूली फॉर्म्ड है। ओके मतलब यहाँ पे 50-50% आता है। समझ में आ रहा है कुछ? पेरेंट का 50% एंड न्यू जनरेशन का 50%। यस मैम। ये तीन प्रोसेस समझ में आए अच्छे से? किसी को डाउट है इसमें? हेलो नो मैम। नो मैम। ओके तो मैं आगे चलती हूँ। अभी हम लोग देखेंगे सेमी कंजर्वेटिव मेथड। ओके इससे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में कैसे रेप्लिकेशन होता है। ठीक है तो यहाँ पे जो ये फर्स्टली टाइप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू सेल, इसमें अभी सेल प्रोकैरियोट्स की भी होंगे और यूकैरियोट्स की भी होंगे। ओके इन प्रोकैरियोट्स द डीएनए इज सर्कुलर, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था राइट। तो रेप्लिकेशन इज ऑफ लाइक थीटा मॉडल। अभी ये कैसे होगा, ऑब्वियसली प्रोकैरियोटिक डीएनए जो होता है ये सर्कुलर फॉर्म में होता है तो उसका रेप्लिकेशन वो छोटा डीएनए, इसलिए एक ही पॉइंट से उसका डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। ओके तो वो ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा थीटा लाइक। देन सेकंड आता है इन यूकैरियोट्स द डीएनए इज लीनियर और लार्ज इन अमाउंट। ओके द रेप्लिकेशन इज ऑफ लाइक वाई शेप। अभी यहाँ पे क्या होगा कि डीएनए जो होगा वो बड़ा होगा मतलब लार्ज होगा। तो उसके टाइम पे यहाँ पे क्या होता है, लाइंस होंगी उसकी और वो वाई शेप में होंगी क्योंकि आगे जाके ये जो दो डीएनए के स्ट्रैंड होने वाले हैं ये अलग अलग होंगे पहले एंड देन उसके सामने उसके खुद के कॉम्प्लीमेंट्री बेस पे साइन के साथ। ठीक है तो यहाँ पे मेथड देखते हैं ये सेमी कंजर्वेटिव मेथड क्या है। तो यहाँ पे देखो ओके यहाँ पे ये सेमी कंजर्वेटिव मेथड जो है इसमें प्रूफ किया गया है कि डीएनए रेप्लिकेशन होता है और 50-50% का होता है। ओके तो ये जो दो साइंटिस्ट हैं मेसेल्सन एंड स्टाल इन 1958 है, यहाँ पे एक्स्ट्रा का भी हो गया। ओके दिख रहा है सभी को? ओके ये जो मेसेल्सन एंड स्टार साइंटिस्ट है 1958 प्रूव द डीएनए रेप्लिकेशन इज ऑफ सेमी कंजर्वेटिव मेथड, मतलब यहाँ पे 50-50% होगा। और इसने क्या किया था, आइसोटोप्स यूज किए थे। पिछले टाइम हम लोगों ने देखे थे वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स थे। ठीक है तो यहाँ पे इसने हेवी आइसोटोप यूज किया है जो कि नाइट्रोजन 15N है। अभी डीएनए का स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो उसमें क्या होता है, उसमें नाइट्रोजन स्पेसिस प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो इसमें फर्स्टली जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है वो होता है 14N, मतलब कि वो नेचुरल नाइट्रोजन होगा। बट इसने जो यूज किया है ये यहाँ पे 15N है, मतलब कि 15 नाइट्रोजन है जो कि हेवी आइसोटोप है। ठीक है तो यहाँ पे इसने सेसियम क्लोराइड करके एक केमिकल है वो यूज किया है उसके एक्सपेरिमेंट के लिए। ओके देन उसके बाद में उसको सेंट्रीफ्यूज किया है। ओके इसमें फर्स्टली अकॉर्डिंगली फर्स्ट स्टेप इसमें क्या होता है, फर्स्टली तो इन लोगों ने नाइट्रोजन 15 में इकोलाई जो बैक्टीरिया था उसको कल्चर किया था, मतलब कि उसको वहां पे ग्रो किया था। ओके इसकी प्रोसेस हम
ये देखेंगे इमेज है आगे, उसके अकॉर्डिंगली मैं बताऊंगी, तुम्हें इमेज देखोगे तो समझ में आ जाएगा थोड़ा बहुत। इन दिस, after replication, there will be one strand of 15N and other of 14N. At every generation of the parental DNA becomes 50%. अभी यहाँ पे कैसे होता है कि फर्स्ट जनरेशन जो होगा उसमें 50-50% आएगा, सेकेंड जो आएगा उसमें 25% आएगा। ओके, पर फर्स्टली पेरेंट जो होते हैं उसमें तो 100% होते हैं। देन इसमें रेप्लिकेशन में क्या होता है, लास्ट में फर्स्ट जनरेशन में फर्स्ट टाइम जो आएगा, फर्स्ट जनरेशन में फर्स्ट स्ट्रैंड होगा 15N का जो कि हेवी आइसोटोप है, और दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड आएगा वो 14N का है क्योंकि वो नॉर्मल नेचुरल नाइट्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है 50-50% आ गया है इनमें। तो अभी इमेज देखते हैं आगे की। अभी यहाँ पे देखो, इसके समझ में आ जाएगा कि उन लोगों ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था एग्जैक्टली। तो यहाँ पे फर्स्टली क्या होता है 15N का इन लोगों ने हेवी आइसोटोप लिया था जिसमें इकोलाई बैक्टीरिया इन लोगों ने ग्रो किया है। ये यहाँ पे ब्लू कलर का दिख रहा है कोनिकल फ्लास्क। तो यहाँ पे इन लोगों ने इसमें जब इसको सेंट्रीफ्यूज किया था तो यहाँ पे इसको हेवी आइसोटोप है, इसका मतलब ये कहाँ पे होगा, ये नीचे के साइड को होगा, मतलब डाउन, मतलब पैलेट में ये मौजूद होगा, तो इसलिए इसको 14N हेवी आइसोटोप बोलते हैं। तो यहाँ पे ये मिला इसलिए ये पेरेंट ऑल हेवी, मतलब यहाँ पे ऑल हेवी होंगे पार्टिकल्स। ओके, देन इसके बाद में ये जो 15N का हेवी आइसोटोप है और ये कल्चर्ड इकोलाई बैक्टीरिया है, तो इसके कुछ सेल्स जो थे वो इन लोगों ने बाद में 14N में ट्रांसफर कर दिए थे जो कि लाइट है। ओके, तो इसमें ट्रांसफर करने के बाद में क्या हुआ, इनकी जो फर्स्ट जनरेशन आई यहाँ पे, तो इसमें एक जो स्ट्रैंड था वो 15N का था और दूसरा जो था वो 14N का था। ठीक है, क्योंकि अभी ये पूरा रेप्लिकेशन होने के लिए इनको 20 मिनट लगते हैं, तो यहाँ पे इसलिए लिखा है सैंपल आफ्टर 20 मिनट्स। ओके, तो फर्स्ट जनरेशन ऑल इंटरमीडिएट मतलब यहाँ पे 50-50% का आया हुआ है कि 15N है और 14N है जो कि न्यू स्ट्रैंड अभी हम लोगों ने इसको इसमें डाला था। ओके, तो ऑब्वियसली इसके पास पेरेंट डीएनए जो था वो ऑब्वियसली 15N का था, तो उसके बाद में उसको रेप्लिकेट करना था, तो इसने क्या किया 14N लिया रेप्लिकेशन के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ 50-50% आया यहाँ का, तो इसलिए उसको सेमी कंजर्वेटिव मेथड बोलते हैं। अभी नेक्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, यहाँ पे एक जो है पूरा पेरेंट का है, पेरेंट का ही है क्या, नहीं है, एक जो है वो पूरा हाइब्रिड है और दूसरा जो है N14 का है। ओके, क्योंकि ये नेचुरल डीएनए है। तो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में 50-50 आया है, इसका मतलब ये सेमी कंजर्वेटिव मेथड ही है। ओके, यहाँ तक सब समझ में आया। और यहाँ पे जब इन्होंने सेंट्रीफ्यूज किया था तो यहाँ पे इन लोगों को ऐसे हेवी आइसोटोप्स और वो मिक्स दिखे थे। समझ में आ रहा है? हेलो, यस मैम। ये प्रोसेस समझ में आ गई? कोई डाउट्स हैं इसमें? नो मैम। ओके, एक बार ये देख लो। ठीक है, यहाँ से एक बार वो स्लाइड्स पढ़ लो सारे, पढ़ने के बाद में बता देना हो गया करके, तो मैं नेक्स्ट ये करूंगी। हो गया पढ़ के? यस यस मैम। मैम। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये जरा देख लो एग्जैक्टली क्या क्या होता है कौन सी मेथड में। इसमें बट मिक्स होता है, इसमें सिर्फ एक पेरेंट और न्यू अलग अलग होते हैं डीएनए, और इसमें 50-50% होता है, मतलब ये दोनों बाइंड होते हैं एक दूसरे से। ये भी पढ़ लो ताकि तुम्हें एग्जैक्टली पता हो कि किसका एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने देखा अभी।
इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये एक्सपेरिमेंट इजी याद रह जाएगा। यहाँ पे बस तुम्हें ये याद रखना है कि तुम्हारा जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें 50-50% डीएनए आता है, पेरेंट का 50% और न्यू डीएनए का 50%। हो गया यहाँ तक? अभी मेन डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अभी देखो डीएनए रेप्लिकेशन, the process by which DNA duplicates itself is called as replication. ओके, मतलब डीएनए खुद की जब कॉपीज बनाता है उस प्रोसेस को डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। अभी ये डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? अभी सेल साइकिल तुम लोग को पता होगा कि जब सेल नई रिप्रोड्यूस होती है तो उसमें बहुत सारे फेजेस होते हैं। ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, ग्रोथ फेज, डीएनए सिंथेसिस, ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस एंड माइटोसिस सेल डिवीजन। ओके, तो ये सारे सेल रिप्रोड्यूस होते हो, ये सारे स्टेजेस होते हैं वहाँ पे। तो अभी मेनली जब जेनेटिक मटेरियल का कॉपी होना होता है या फिर रेप्लिकेशन होना होता है तब वो कौन सी स्टेज पे होता है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है एस फेज। ओके, इन यूकैरियोटिक organisms replication of DNA takes place only once in the cell cycle. It occurs in the S phase of interphase in the cell cycle. अभी यहाँ पे S phase में होती है करके लिखा हुआ है। ओके, तो ये इमेज में देखो, यहाँ पे एस फेज में क्या है? डीएनए सिंथेसिस है, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस होगी और डीएनए खुद के कॉपीज बनाएगा। ठीक है, तो इसमें पॉइंट्स है नेक्स्ट, डीएनए रेप्लिकेट्स थ्रू द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन जो हमने देखा था। यहाँ पे भी अगेन दूसरे न्यू स्ट्रैंड्स होंगे जो कि 50% ऑफ पेरेंट्स होंगे और दूसरे 50% न्यू स्ट्रैंड होगा। देन उसके बाद में द मॉडल for semi-conservative replication was proposed and agreed on the basis. Okay, तो अभी इसका मॉडल किसने बनाया था? इन लोगों ने बनाया था, वॉटसन एंड क्रिक। पहले भी हम लोगों ने इसके बारे में देखा हुआ है। बेसिस ऑफ एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री नेचर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स, जो कि आमने सामने जो स्ट्रैंड तैयार होते हैं। ओके, ये प्रोसेस समझ में आई? यहाँ पे सिर्फ है कि कौन से सेल के फेज में ये डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ओके, तो याद रखना कि एस में होता है, एस फेज में, जो कि डीएनए सिंथेसिस की प्रोसेस है। डीएनए सिंथेसिस मींस डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए एक्सप्रेशन। ओके, समझ में आई ये? हेलो, ओके, तो मैं आगे ले रही हूँ। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोसेसेस लिखे हैं। ये फर्स्ट प्रोसेस है डीएनए रेप्लिकेशन की, जिसको बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग डीएनए को, डीएनए जब हम लोगों ने स्टडी किया था तो उसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स थे, राइट? तो वहाँ पे नाइट्रोजन बेसिस भी थे, वो मतलब वही जो कि थे एडेनोसिन और गुआनिन और थायमिन और साइटोसिन, ये 4 थे। ओके, तो अभी यहाँ पे जो हम देखेंगे ये सारे इनके न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट है। अभी ये न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? जैसे कि सेल का साइटोप्लाज्म होता है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म अराउंड उसके अंदर पूरा प्रेजेंट होता है, वैसे ही न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ओके, तो ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या होंगे? इनका फुल फॉर्म क्या होगा डीएएमपी का? अभी यहाँ पे डीएएमपी है तो ये डी ऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट होगा। ओके, यहाँ पे ये सारे 1 फॉस्फेट है ओनली। ओके, मोनो मीन्स ऑब्वियसली 1। ओके, देन दीज आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब न्यूक्लियस के जो अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेंट प्रेजेंट होता है उसमें ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगे। और सेम इधर ही ये मोनोफॉस्फेट है, बट यहाँ पे गुआनिन होगा, यहाँ पे थायमिन होगा, यहाँ पे साइटोसिन होगा। ओके, तो अभी इनको क्या करना पड़ता है? एक्टिवेट करना पड़ता है। ओके, तो एक्टिवेट क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि हमको यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट चाहिए होते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक्टिवेट करने के लिए हम लोग एटीपी यूज करते हैं। ओके, और यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज होता है? फॉस्फोराइलेज। ओके, जो कि इनको एक्टिवेट करेगा। तो यहाँ पे
एक्टिवेटेड हो जाएंगे और यहाँ पे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट बनेंगे। न्यूक्लियोटाइड की जगह यहाँ पे एडेनोसिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन होंगे। तो यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट होगा, मतलब यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर कैसे होगा, DAMP है मतलब मोनोफॉस्फेट है, तो यहाँ पे TATP होगा मतलब ट्राइफॉस्फेट। ओके, समझ में आ रहा है? फर्स्ट स्टेप समझ में आ गई? हाँ मैम। यहाँ पे 4 न्यूक्लियोटाइड्स को बस एक्टिवेट करना होता है और इनको कन्वर्ट करना होता है ट्राइफॉस्फेट्स में। देन सेकंड देखते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अभी रेप्लिकेशन के हम लोगों ने न्यूक्लियोटाइड्स तो एक्टिवेट कर दिए हैं। ओके, तो इसके बाद में हमें रेप्लिकेशन का प्रोसेस कहीं से तो स्टार्ट करना होगा। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए ऑब्वियसली मैंने पिछली बार बोला था कि प्रोकैरियोट में स्मॉल डीएनए होता है, इसलिए वो एक ही जगह से एक ही पॉइंट से वो लोग ओरिजिन उनका स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, बट डीएनए जो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है वो लार्ज अमाउंट मतलब लार्ज पूरा होता है डीएनए। तो वहां पे क्या होगा, बहुत सारा डीएनए, इसलिए हमें कट कट में पूरा ये करना पड़ेगा ओरिजिन, मतलब बीच बीच में उसके ओरिजिन होंगे रेप्लिकेशन के। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सेल द प्रोकैरियोट्स हैव अ स्मॉल डीएनए therefore there is only one origin of the replication and in eukaryotes the DNA is large they have many origin of replication। ये सेम ही है जो अभी मैंने बताया। ओके, तो थर्ड प्रोसेस देखते हैं निक कट और इंसिशन इन डीएनए। ओके, अभी यहाँ पे क्या होगा, डीएनए को अगर हम लोगों ने उसको एक पॉइंट पे उसका ओरिजिन डिसाइड कर लिया है तो वहाँ पे ओरिजिन होगा उसका और वहाँ पे हम लोग को एक कट देना पड़ेगा ताकि वो उसके पीछे का जो डीएनए वो सारा कट हो जाए। ऐसा होता है कि इसमें नहीं होता। तो वहाँ पे क्या होता है, डीएनए होता है और बीच में से कट देना पड़ता है जहाँ से हम लोग रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। बट क्या होता है, हम लोग कट भी देंगे तो वो डीएनए का जो पूरा फॉर्म होता है वो पूरा बाइंडिंग मतलब एक पूरा कॉइल स्ट्रक्चर होता है, तो उसको भी हमें ब्रेक करना होता है। सिर्फ एक ही कट देंगे तो सिर्फ उसका एक ही स्ट्रैंड बीच में से कट हो जाएगा, बट बाकी का पीछे का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो ऑब्वियसली कॉइल ही रहेगा, तो उसको भी हमें अलग करना पड़ेगा, वो हम देखेंगे अगले प्रोसेस में। अभी यहाँ पे क्या है, कट गिव अ कट टू डीएनए। अभी डीएनए के बीच में कट देना पड़ता है जहाँ पे ओरिजिन का साइट होगा, तो वहाँ पे इट इज डन टू द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अभी यहाँ पे क्या होता है, रेप्लिकेशन के ओरिजिन पे कट होगा और यहाँ पे कट करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज करते हैं, ये जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये यूज करेंगे। ओके, ये बहुत ही कॉमन एंजाइम है जो कि डीएनए में कहीं भी तुमको अगर कट करना हो, फ्यूचर में भी अलग अलग डीएनए की प्रोसेस होगी, जेनेटिक मटेरियल चेंज करना होगा, तो उस टाइम पे भी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम याद रखना जो कि डीएनए कट कर सकता है। ओके, देन फोर्थ स्टेप में देखेंगे अनवाइंडिंग। जैसे मैंने बोला अभी लोगों ने एक कट दे दिया, बट उनका जो कॉइल स्ट्रक्चर है उसको भी हमें ब्रेक करना है ताकि दो स्ट्रैंड अलग हो जाए और उनके सामने उनके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स आए जो कि न्यूली फॉर्म होंगे। ओके, यहाँ पे अनवाइंडिंग देखते हैं। इट इज डन बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनए हेलिकेज। ओके, अभी यहाँ पे कट होगा, ये प्रोसेस की इमेज है, बाद में मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ध्यान रखो कि दो समझो अगर हम लोगों ने ओरिजिन तो हमें मिल गया, हमें डीएनए मिल गया जो कि रेप्लिकेट करना है, तो वो डीएनए होगा और वहाँ पे डीएनए हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा, अनबाइंडिंग स्टार्ट करेगा, मतलब आगे से दो स्ट्रैंड ऐसे अलग हो जाएंगे वाई शेप में। ठीक है, वाई का जो नीचे का जो एक ये होगा स्विंग लाइक स्ट्रक्चर, वो उसका कॉइल होगा और ऊपर के दो होंगे वो डीएनए हेलिकेज की वजह से अनबाइंडिंग हुए होंगे। ठीक है, तो इसको रेप प्रोटीन करके भी बोलते हैं। द रोल ऑफ डीएनए हेलिकेज इज टू ब्रेक ऑल द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अभी उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे वो ब्रेक करेगा, जो कि नाइट्रोजन बेस होता है ना, उनके बीच में ऑब्वियसली मैंने तुम लोग को बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अभी मैंने तुम्हें एक बात और बताई थी कि हाइड्रोजन बॉन्ड 2 और 3 होते हैं, राइट? तो अभी एडेनोसिन और गुआनिन जो होता है उसमें अभी एडेनोसिन का जो पेयर होगा वो टी होगा, थायमिन होगा, राइट? तो ए और टी के बीच में जो बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, और बाद में गुआनिन और साइटोसिन जब कनेक्ट होते हैं तो उसमें जो बॉन्ड्स होते हैं वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ओके, तो ये डीएनए हेलिकेज उस हाइड्रोजन बॉन्ड को कट करता है और 2 स्ट्रैंड्स को अलग करता है, मतलब सेपरेट करता है पूरा। अभी इसके लिए भी इसको एनर्जी लगेगी, तो वो कहाँ से मिलेगी, ऑब्वियसली एटीपी से मिलेगी। ओके, ये समझ में आया यहाँ तक? यस मैम।
समझ में आया यहाँ तक मैंने क्या बताया? हाँ मैम। ओके, तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने डीएनए का पूरा एक ओरिजिन फिक्स किया है, वहां से कट किया है, फिर उसके बाद में उसका आगे का जो पोर्शन है वो पूरा अनबाइंडिंग भी कर दिया उसका, ठीक है। तो भी अनबाइंडिंग करने के बाद में क्या होता है, वो हमने अनबाइंडिंग तो कर दिया, बट वो एंजाइम ये नहीं करता कि आगे का जो कॉइलिंग है वो स्टॉप कर सकता है। अभी उसने बीच में अनबाइंडिंग कर दिया तो आगे के जो 2 स्ट्रैंड्स होंगे वो फिर से कॉइलिंग फॉर्म कर सकते हैं, मतलब वो उनका इंटर कॉइलिंग चालू रह सकता है। इसलिए वहां पे कौन सा एंजाइम या फिर वहां पे कौन सा प्रोटीन यूज होता है, वो SSBP, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। अभी ये जो प्रोटीन है ये क्या करेगा, आगे का डीएनए हमने अनबाइंडिंग तो कर दिया, 2 सेपरेट कर दिया, बट वो फिर से कॉइल हो सकते हैं एक दूसरे के साथ। ओके, मतलब फिर से वो अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए वहां पे ये SSBP करके जो प्रोटीन होता है वो यूज करेंगे, ताकि वो 2 स्ट्रैंड स्ट्रेट रहे और वाई शेप में रहे, ठीक है। तो SSBP यूज करने की वजह से वहां पे फिर से इंटरकॉइलिंग नहीं होगा। द अनबाइंडेड डीएनए स्ट्रैंड माइट कॉइल विच ईच अदर, जो मैंने अभी बताया, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं, रिलीज ऑफ टेंशन ड्यू टू द अनबाइंडिंग। अभी हम लोगों ने वाई शेप में तो उसको ले लिया, 2 अलग अलग स्ट्रैंड करके से, तो वहां पे ऊपर क्या होगा, उस पे स्ट्रेस आएगा कि हाँ ये 2 अलग स्ट्रैंड है और ये कॉइल है, तो थोड़ा सा स्ट्रेस आ सकता है उस पे, लाइक वो अलग अलग है और कॉइलिंग है, तो इसलिए तो वहां पे कौन सा एंजाइम यूज करते हैं, ये जो टोपोआइसोमेरेज जो है, इज यूज्ड टू रिलीज ऑल द स्ट्रेस फ्रॉम द अपर डीएनए। जो कि अपर डीएनए कॉइल्ड होगा, उसमें जो स्ट्रेस आता है वो आइसोमेरेज। अदरवाइज अगर ये चीज नहीं करता है तो वो डीएनए क्या होता है, ब्रेक हो सकता है बीच में से। ओके, देन कॉल्ड एज डीएनए गाइरेज। अभी इसको टोपोआइसोमेरेज को डीएनए गाइरेज भी बोल सकते हैं, जो कि स्ट्रेस रिलीज करेगा। यहाँ तक समझ में? मेरा नेटवर्क लोड दिखा रहा है, समझ में आया तुम सब? आ रही है? यस मैम। यस मैम। अगर आवाज आ रही है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो वो भी बताओ। ये तो न्यूक्लियोटाइड्स को बाद में ट्राइफॉस्फेट्स में, देन सेकंड, देन बाद में उनको एक कट दिया था, फिर बाद में उसका अनबाइंडिंग किया था, एंड फिफ्थ प्रोसेस जो थी वहाँ पे SSBP ऐड किया था ताकि वो इंटरकॉइलिंग ना हो। और सिक्स्थ वन में हमने क्या किया था, ऊपर का जो अपर डीएनए होता है उसका स्ट्रेस रिलीज करने के लिए टोपोआइसोमेरेज एंजाइम यूज किया था। यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। ओके, तो आगे की प्रोसेस देखते हैं। तो आगे की प्रोसेस देखो, द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर, ठीक है। अभी हम लोग को उसका कॉम्प्लीमेंट्री भी बनाना है। तो RNA primer is a small fragment of RNA synthesized by the help of enzyme DNA primase. Okay, then the only problem of RNA is to always binds only at the 3' end of the DNA. Okay, अभी हम लोगों ने DNA के 2 स्ट्रैंड जो है वो अलग अलग कर दिया, तो उसका जो नीचे का स्ट्रैंड होगा वो 3' का एंड होगा उसका, और ऊपर का जो होगा वो 5' का होगा, ठीक है। तो वहां पे ये RNA प्राइमर क्या करेगा, वो हमेशा 3' से ही ये करता है, बाइंड करता है। तो वहां पे क्या होगा, 3' का जो होगा वहां से कंटिन्यूअसली बाइंडिंग करते हुए जाएगा, बट उसके ऊपर का जो हम लोगों ने स्ट्रैंड सेपरेट किया है उसके वहां पे 3' एंड नहीं है, तो वो वहां पे 5' है। तो वहां पे ये RNA क्या करेगा, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में बाइंड करेगा, ठीक है। बस इतना समझ लो, मैं आगे जो डायग्राम दिखाने वाली हूँ उसमें समझ में आ जाएगा। अभी 8th प्रोसेस देखो, सिंथेसिस ऑफ न्यू
डीएनए स्ट्रैंड। अभी यहाँ पे फाइनली हम लोग डीएनए स्ट्रैंड न्यू सिंथेसाइज करेंगे। इट इज ब्राउट बाय द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अभी यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज हुआ है? डीएनए पॉलीमरेज। ओके, डीएनए पॉलीमरेज कैन ऐड न्यूक्लियोटाइड ओनली इन 5' to 3' डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रैंड। अभी ये क्या कर सकता है? इसका भी एक इशू है कि ये 5' से ही अपना न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकता है। ओके, तो भी देखते हैं आगे डायग्राम होगी। ओके, ये देखो, ये पूरी इसकी डायग्राम है, कैसा दिखता है डीएनए। ये जो यहाँ पे ओरिजिन होगा और यहाँ पे जो हमने ये कट मारा था। ओके, यहाँ पे इसका स्ट्रेस रिलीज करने के लिए कौन होगा? टोपोआइसोमरेज होगा। ओके, देन इसके बाद में यहाँ से हम लोग ने इस स्ट्रैंड को अलग कर दिया था। यहाँ पे देखो, मैंने बताया था अभी आरएनए प्राइमर जो है वो क्या करता है, एक कंटिन्यूअसली स्ट्रैंड तैयार करेगा, बट वो यहाँ से करेगा 3' एंड से। तो यहाँ पे 3' है, यहाँ पे 5' है। ओके, तो यहाँ पे 3' से करेगा तो ये कंटिन्यूअस होगा, तो ये कंटिन्यूअस स्ट्रैंड होगा फॉर्म, इसलिए इसको लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे 5' है, यहाँ पे 3' नहीं है, तो यहाँ पे इसका प्रॉब्लम है कि ये कंटिन्यूअसली नहीं आ सकता, तो यहाँ पे ये फ्रैगमेंट्स के इसमें आएगा, जिसको कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बोलेंगे, जो कि एक साइंटिस्ट का नाम है। तो यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस है, इसलिए इसको लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आया? ये डायग्राम एक बार देख लो। ओके, अभी हम लोगों ने यहाँ पे डीएनए हेलिकेज यूज किया था इनको सेपरेट करने के लिए, या फिर ये कॉइलिंग फिर से ना हो, इसलिए हम लोगों ने एसएसपीपी यूज। ओके, तो यही है बस। और यहाँ पे आगे ये जो स्टैंड बने हैं, ये आगे कॉपी हो जाएंगे और इनसे स्ट्रैंड्स बन जाएंगे, मतलब होगा 50% न्यू डीएनए का होगा। समझ में आई यहाँ? हेलो, Yes, ma'am. कोई बताओ मुझे, अगर तुम लोग को समझ में आया होगा तो ही मैं कुछ बोल सकती हूँ। हेलो, Yes, ma'am. कोई चैट्स में मैसेज कर दो, और जो बोल नहीं सकते उनको एटलीस्ट समझ में आया नहीं आया मुझे पता तो चलेगा। एक ही बोल रही है तब से, कौन है? मुझे एक्चुअली Ankita, ma'am. बाकी लोगों को समझ में आया हो तो प्लीज एस बोल दो या फिर चैट में लिख दो। समझा मैम मैम। आया समझ में। Yes, ma'am. ओके, या फिर थंब प्रेस कर दो अपने वहां पे जो होता है, तो जो अभी लोग ने अभी प्रेस किया। ओके, तो ये सारी प्रोसेस थी, मैं फिर से एक बार शेयर कर रही हूँ, तो उसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लेना। तुमने कहाँ तक लिया हुआ है? यहाँ तक लिया हुआ ना? हाँ मैम। तो अभी ये सब प्रोसेस का भी लिख लो, फिर तुम लोग को समझ में आ जाएगा जब रिवीजन करोगे। Okay, ma'am. ये अच्छे से प्रोसेस समझ लो, बहुत इजी है और ये बहुत बार पूछते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। आगे तुम जाओगे हायर स्टडीज के लिए तब भी तुम लोग को पूछेंगे।
अगर किसी को डीएनए में इंटरेस्ट होगा, कोई आगे जाके डीएनए पे रिसर्च करेगा, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से इसलिए वर्क करते हैं। इस हो गया। अब और एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि गाइस हो जाए पूरा। अभी फर्स्ट प्रोसेस एक्टिवेट किया था एडिट की हेल्प से। एंजाइम इसके अंदर था फॉस्फोराइलेज, और यहाँ पे हम लोगों ने इसके ट्राइफॉस्फेट्स में इसको कन्वर्ट किया था। देन सेकेंड प्रोसेस आती है जब हम लोगों ने ओरिजिन लिया था, जहाँ पे मैंने बोला था कि प्रोकैरियोट्स में स्मॉल डीएनए होता है तो वहाँ पे एक ही ओरिजिन होगा, और यूकैरियोट्स में लार्ज डीएनए होता है तो वहाँ पे बहुत सारे ओरिजिन होंगे। थर्ड प्रोसेस में आता है, सबका स्क्रीनशॉट लेते चलो। थर्ड प्रोसेस में आता है कि हमको उसमें से इसके कट देना होता है ओरिजिन यहाँ। तो यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो यूज करेंगे हम लोग एंडोन्यूक्लियस। देन फोर्थ प्रोसेस आती है, अभी हम लोगों ने कट कर दिया, अभी उनका कॉइल स्ट्रक्चर ही होगा तो उसको अनवाइंडिंग करना, ये हम लोग डीएनए हेलिकेज यूज करेंगे। डीएनए हेलिकेज यूज करेंगे, किस लिए यूज करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, जो कि एक इसमें 2 होते हैं, एक इसमें 3 होते हैं। देन फिफ्थ प्रोसेस देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इंटरकॉइलिंग प्रिवेंट करेंगे अनवाइंडिंग के बाद में, जो कि उनका कॉइलिंग फिर से ना हो, फिर से वो एक दूसरे से ना मिले, तो इसलिए हम लोगों ने SSBP यूज किया था प्रोटीन, जिससे कि वो आगे जाके पूरे स्ट्रेट रहेंगे और बाइंड नहीं होंगे। तो सिक्स्थ प्रोसेस में क्या होता है? ऊपर के डीएनए को जब स्ट्रेस आता है, क्योंकि ये 2 स्ट्रैंड अलग हो गए हैं, तो वो रिलीज कौन करेगा? टोपोआइसोमेरेज करेगा या फिर डीएनए गायरेज करेगा। ओके, इससे क्या होगा? डीएनए ब्रेक नहीं होगा। अभी 7 देखो, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमेज, जो कि मैंने बोला था 3' से स्टार्ट होगा, तो वहाँ पे 3' से ही हो सकता है और कंटिन्यूस होगा, और 5' पे जब जाएगा वो तो वहाँ पे फ्रैगमेंट्स के टाइप में होगा। देन यहाँ पे फाइनली जो होगा डीएनए सिंथेसिस होगा, जहाँ पे एंजाइम कौन सा वर्क करेगा? डीएनए पॉलीमरेज। ओके, और ये लास्ट है। हो गया। आई होप Yes, ma'am. सब लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, उसके स्टेप्स क्या होंगे। ओके, Yes, ma'am. नेक्स्ट हाँ लेक्चर मैम। में हम लोग देखेंगे प्रोटीन सिंथेसिस। अभी हम लोगों ने डीएनए का देखा, अभी प्रोटीन सिंथेसिस देखना है, मतलब कि इसमें हमें प्रोटीन का फॉर्मेशन करना है, तो वहाँ पे हम लोगों ने 2 प्रोसेस स्टडी करना है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ये 2 प्रोसेस जो है ये हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। ओके, ओके मैम। Yes, ma'am. Okay, ma'am. बाय एवरीवन, स्टडी करना अच्छे से, और जो क्वेश्चंस Thank you, थे ma'am. उनके भी आंसर लिख देना। यस मैम। Thank you, ma'am. ओके मैम। बाय मैम। बाय।